हेलो फ्रेंड्स। सो गाइस वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब ब्लॉग। सो गाइस आज की इस व्लॉग में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूँ, मतलब एडमिशन से लेके यहाँ तक आने का प्रोसेस जो है। कुछ मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी एक व्लॉग बनाया है जिसके अंदर मैंने शॉर्ट में जो पूरा प्रोसेस है वो एक्सप्लेन किया है, लेकिन आज के ये व्लॉग में मैं आपको कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा जो चीज़ें थी जैसे VFS टेस्ट हो गया और बाकी कुछ मैं ट्राई करूँगा आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताने का। सो गाइस ऑस्ट्रिया, अभी देखो यूरोप में बाकी भी कंट्रीज है, जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, इटली हो गया, लेकिन वहाँ पे क्या है, हर कंट्री का अलग अलग थोड़े इश ये बोल सकते हैं, मतलब थोड़े स्ट्रॉन्ग पॉइंट बोल सकते हैं जिसके कारण बहुत सारे एवरेज स्टूडेंट को वहाँ पे जाना मतलब बहुत चैलेंजिंग हो चुका है। जैसे जर्मनी तो अभी पता है आपको, वहाँ पे बहुत नेक्स्ट लेवल का कॉम्पिटिशन हो चुका है, तो वहाँ पे मतलब जाना मतलब 9 अबव 8.5 9 CGPA वालों को भी एडमिशन नहीं मिल रहा है वहाँ पे, क्योंकि बहुत नेक्स्ट लेवल का कंपटीशन चल रहा है वहाँ पे। सो गाइस सो ऑस्ट्रिया एक इक्विवेलेंट टू जर्मनी बोल सकते हो, ऑलमोस्ट सिमिलर, एवरीथिंग्स आर सिमिलर, लैंग्वेज हो गया, ऑलमोस्ट कंट्री पूरा ऑलमोस्ट सिमिलर सिचुएशन बोल सकते हो। और ट्यूशन फीस भी पूरा यहाँ पे फ्री एजुकेशन है, जस्ट आपको सेमेस्टर फीस पे करना होता है, वो नॉर्मल है। सिमिलर जर्मनी में भी सेम सिचुएशन है, ओनली इन पब्लिक यूनिवर्सिटी। सो मोस्टली स्टूडेंट अभी ऑस्ट्रिया टारगेट कर रहे हैं, तो ऑस्ट्रिया में भी धीरे धीरे चेंजेस हो रहे हैं। जैसे ही इन्फ्लेशन बढ़ेगा, जैसे ही आपको यहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा दिखने लगेगा, तो इमीडिएटली वो लोग चेंजेस करते हैं वीज़ा में, RP में, उनका जो भी बाकी जो भी एडमिशन, सबसे इम्पोर्टेंट एडमिशन में भी बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं आजकल। सो गाइस एडमिशन के लिए अप्लाई करने से पहले आपको आपका बैचलर कौन सा है और आपके बैचलर के ऊपर मास्टर्स कौन से अवेलेबल है उसके ऊपर थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा। जैसे अभी आपने कंप्यूटर साइंस किया है तो आप डेटा साइंस, AI हो गया, इसमें अप्लाई कर सकते हो। मैकेनिकल किया है तो मैकेनिकल के सिमिलर ऑटोमोटिव या मैकेट्रॉनिक्स, ये सब आप देख सकते हो। बिजनेस रिलेटेड आप FH यूनिवर्सिटीज़ टारगेट कर सकते हो। मोस्टली आप पब्लिक यूनिवर्सिटी टारगेट करो ताकि आपको फ्री में एजुकेशन मिल सके यहाँ पे। और सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे आपको कोर्स चूज़ करते समय एडमिशन की रिक्वायरमेंट क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट वो है। एडमिशन की रिक्वायरमेंट में क्या क्या लिखा है, जैसे अभी VFS टेस्ट तो कंपलसरी हो रहा है, तो VFS टेस्ट इतना कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है। और मैंने एक स्टूडेंट के साथ बात किया, VFS टेस्ट इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं ज़्यादा। आपका बेसिक मैथमेटिक्स, बेसिक इंग्लिश वगैरह वो सब चेक होता है उसमें शायद, और आपको वो टेस्ट का जो रिज़ल्ट है आपको दिखाई नहीं देता, वो डायरेक्टली रिज़ल्ट जाता है यूनिवर्सिटी को। तो यूनिवर्सिटी को एप्लीकेशन करने से पहले या एडमिशन एप्लीकेशन करने से पहले अच्छा हो कि आप VFS टेस्ट दे दो। और एक बात बताना था कि आपको अभी एक ही यूनिवर्सिटी अवेलेबल है जो विदाउट VFS टेस्ट एक्सेप्ट कर रही है। अभी कितने टाइम तक करेगी वो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन अभी करंटली तो कर रही है, वो है लियोवन यूनिवर्सिटी। मैंने डायरेक्टली एडमिशन डिपार्टमेंट से कांटेक्ट किया था, हमारा एक स्टूडेंट था, उसका एडमिशन के टाइम पे मैंने डायरेक्टली यूनिवर्सिटी के एडमिशन डिपार्टमेंट को कांटेक्ट किया, तो उन्होंने बताया कि इंडस्ट्रियल ओनली वन कोर्स है, इंडस्ट्रियल डेटा साइंस, उसके लिए आपको वहाँ पे VFS टेस्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो कोर्स के लिए सेपरेट एडमिशन का जो प्रोसेस है उन्होंने सेट किया है। जैसे आपको मोटिवेशनल वीडियो, नॉर्मल एक छोटा सा वीडियो डालना है, और उसके बाद आपको टेस्ट वगैरह, ऑनलाइन टेस्ट एक है, उसके बाद इंटरव्यू रहेगा। लेकिन उसके एडमिशन लेटर में लकीली ये हो गया कि उन्होंने ये मेंशन किया था कि ये इनटेक के लिए इतना हम जितना हमने एक्सपेक्ट किया था उतने एप्लीकेशंस नहीं आए, इसलिए हमने जो पुराना एप्लीकेशन सिस्टम था वही एप्लीकेशन सिस्टम फॉलो करके हमने एडमिशन प्रोवाइड किया है आपको। तो आपको कोई एक्स्ट्रा कोई इंटरव्यू, एक्स्ट्रा कोई टेस्ट या एक्स्ट्रा कोई देने की ज़रूरत ही नहीं है। सो लकीली अभी भी ये सिस्टम है, तो आप अभी भी करंटली आप ही जो नेक्स्ट इनटेक है उसके लिए आप पूरा ज़रूर कोशिश करें, टाइम वेस्ट मत करो। जो भी सेमेस्टर में आप अप्लाई कर रहे हो, अगर आपको पूरा हेल्प चाहिए, पूरा पर्सनल गाइडेंस चाहिए, तो मुझे आप इंस्टा से कनेक्ट कर सकते हो। आप अपना एक व्हाट्सअप का कम्युनिटी ग्रुप है, उसमें भी आप कनेक्ट कर सकते हो, और मैं पूरा कोशिश करूँगा आपको पूरा ज़ीरो से लेके पूरा यहाँ तक आने तक का पूरा हेल्प हो सके, उसका मैं पूरा कोशिश करूँगा। उसके बाद आपको इंग्लिश लैंग्वेज का रिक्वायरमेंट भी चेक करना है, जिसमें आपको IELTS के डिफरेंट यूनिवर्सिटी के डिफरेंट रिक्वायरमेंट सेट किए हैं।
फॉर एग्जांपल जेक्यू में कितना चाहिए, और उसके बाद टीयू विन में कितना रिक्वायरमेंट है, टीयू ग्रास का अलग है, वियना का अलग है, वियना यूनिवर्सिटी का। उसके बाद एलिजिबिलिटी चेक में आपको पासपोर्ट, बैचलर्स डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट हो गया, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, उसमें आइल्स टोफेल हो गया। उसके बाद आइल्स में 2 टाइप से, वो होम बेस्ड भी एक आइल्स है, वो भी दे सकते हैं आप। सीवी आप अच्छे से यूरोपियन स्टैंडर्ड में बनाओ, मोटिवेशनल लेटर जैसे एसओपी हो गया, येलोआर हो गया। उसके बाद सीवी बहुत इंपॉर्टेंट है, सीवी आप अच्छे से बनाओ। उसके बाद आपको डायरेक्टली एप्लीकेशन करते रहना है यूनिवर्सिटी को। और भी यहाँ पे एप्लीकेशन करने के 2 टाइप है। जैसे जर्मनी में यूनिअसिस्ट रहता है, थर्ड पार्टी जैसा है उनका, उसमें पेमेंट करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे कोई पेमेंट ही नहीं है। ओनली लियोबन यूनिवर्सिटी का उनका एप्लीकेशन फ़ीस है थोड़ा। और अभी तक तो यहाँ पे है कुछ यूनिवर्सिटी, जैसे अभी एफएच लोग क्या कर रहे हैं अभी, मतलब एडमिशन को अप्लाई करते समय ही फीस का पेमेंट कर रहे हैं। अगर आपका एडमिशन अगर रिजेक्शन वगैरह कुछ होता है तो वो आपको रिफंड देते हैं, ऐसा भी हो रहा है कुछ यूनिवर्सिटीज़ का। लेकिन अभी इतनी सारी चेंजेस नहीं है फीस को लेके, मतलब जो एप्लीकेशन फ़ीस है उसके लिए। लियोबान का कुछ 70-80 यूरो, 70 है समथिंग, उतना पेमेंट करना पड़ता है आपको एप्लीकेशन करते समय। सो अप्लाई करते समय आपको और एक ध्यान रखना है कि टीयू विन हो गया, टीयू ग्रास हो गया, और भी 1-2 यूनिवर्सिटी रहेंगे जहाँ पे आपको डायरेक्टली फिजिकली डॉक्यूमेंट सेंड करना है। आपको कोई ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल नहीं है, आपको डायरेक्टली फिजिकली डॉक्यूमेंट सेंड करना है विथ एपोस्टाइल। तो वहाँ पे आपको टाइम लग सकता है डॉक्यूमेंट्स पहुँचने के लिए, वो चेक करेंगे। तो अभी आपके पास अच्छा चांस है, अभी आप डायरेक्टली सेंड कर सकते हो डॉक्यूमेंट्स विथ बाकी अदर जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है उसके साथ आप डॉक्यूमेंट सेंड कर सकते हो। क्योंकि ऑनलाइन पोर्टल ओपन होने तक बाकी यूनिवर्सिटी का आप वेट कर सकते हो, लेकिन ये इसके लिए आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं। अभी आपको अगर टाइम रहेगा अच्छे से एपोस्टाइल वगैरह करके तो भेज सकते हो। तो अगर ऑनलाइन रहेगा तो अकाउंट बनाना पड़ता है, पोर्टल पे जाके उनका एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन पहले करना पड़ता है, आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ते हैं, सबमिट करना पड़ता है। और उसमें ही आपको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, जैसे जेक्यू का एक उनका पोर्टल है, उसमें ही आपको स्टेप्स देखते हैं कि आपका एप्लीकेशन कहाँ तक पहुँचा है, तो आपको वहाँ पे डायरेक्टली पूरा दिखाई देता है। और आप वहाँ पे ही जेक्यू का जैसे वहाँ पे आपको मैसेज करने का एक ऑप्शन दिया है, तो वहाँ पे अगर आपका कोई एक्स्ट्रा और डॉक्यूमेंट्स चाहिए तो वो खुद रिक्वेस्ट करते हैं कि आपका ये डॉक्यूमेंट मिसिंग है, आपको इतना इतना टाइम देंगे, उतने टाइम में आपको ये डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करना है। उसी में आप अपडेट्स भी पूछ सकते हो, आपका एडमिशन का अपडेट कहाँ तक है, आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, आप उनको जस्ट पूछ सकते हो कि प्लीज़ प्रोवाइड अस एडमिशन अपडेट। और उसके बाद वो कभी कभी रिप्लाई देते हैं, कभी कभी ना भी देते, थोड़ा टाइम भी लेता है, लेकिन देते हैं। उसका कोई टेंशन नहीं, एडमिशन का आपका अपडेट ज़रूर आ जाएगा। और जैसे आपका एडमिशन लेटर आता है मोस्टली पोर्टल पे रहे, ऑनलाइन अगर रहेगा तो पोर्टल में रहता है, पोर्टल से आपको डाउनलोड करना पड़ता है आपका एडमिशन लेटर। और अगर आपने फिजिकल डॉक्यूमेंट्स भेजे तो कुरियर से ही आएगा, एडमिशन लेटर आपका कुरियर से ही आएगा। जैसे ट्यूबग्रास का मेरे को पहले ईमेल आया था कि आपका एडमिशन सक्सेसफुली हुआ है, और आपका एक पीडीएफ में दिया था, उधर ईमेल में भी दिया था, और कुछ दिनों के बाद उनका घर पे लेटर भी आया था एडमिशन का। उसके बाद अभी मैंने जैसे पिछले ब्लॉग में बताया कि आपको पहले जैसा अभी आरपी का प्रोसेस नहीं रहा है, आपको क्या करना है। मैंने ऑलरेडी बताया कि जब एडमिशन का एप्लीकेशन होने के बाद थोड़ा सा टाइम मिलेगा आपको, उसी के अंदर आपको अकोमोडेशन के लिए कंटिन्यूसली अप्लाई करते रहना है। अकोमोडेशन के साथ साथ आपके फाइनेंसेस मैनेज करते रहना है, ताकि आपका जैसे इमीडिएटली एडमिशन लेटर आए, आप फाइनेंसेस और अकोमोडेशन, यही दो सबसे टफ चैलेंजेस है जो आप इमीडिएटली जो वीएफएस का पोर्टल है उसके अंदर आप अपलोड करोगे तो आपको इमीडिएटली आपका जो भी अपॉइंटमेंट डेट है अपॉइंटमेंट डेट मिलेगा। और पीसीसी तो वो मैक्सिमम 1 वीक के अंदर आपका वो हो जाएगा, उसका पीसीसी का इतना ये नहीं है। लेकिन ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, एडमिशन लेटर और एडमिशन लेटर करना वेट जब कर रहे तो उसके बीच में आप फाइनेंसेस और अकोमोडेशन का प्रूफ, उसके ऊपर आपको कंटिन्यूसली काम करते रहना है। उसके बाद आरपी के लिए जब अप्लाई करोगे तो आरपी का जो चेक लिस्ट है वो अलग है। आरपी के डॉक्यूमेंट का चेक लिस्ट, उसमें हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, एडमिशन लेटर, पासपोर्ट, ये सब आप अच्छे से मैनेज करके वो आपको जब जो भी डेट मिलेगा वो डेट को आपको जाना है। उसके
उसमें आपको VFS के पहले जो भी एम्बेसी है उसमें आपको वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। वहाँ पे आपका जो भी रिक्वायर्ड फीस रहेगा वो फ़ी पेमेंट करना है। फ़ी पेमेंट करने के बाद आपको वहाँ पे नॉर्मल छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछेंगे, वो जस्ट इमीडिएटली आपको क्विक आंसर्स देने होते हैं। वो उसके ऊपर हम अलग अलग से एक व्लॉग बनाएंगे। काइंड ऑफ जैसे डिफरेंट डिफरेंट कंट्री के लिए एक सेपरेट इंटरव्यू रहता है, तो यहाँ पे कोई इंटरव्यू नहीं रहता, लेकिन फिर भी वो जो डॉक्यूमेंट कलेक्ट करती है लेडीज़, जो वही क्वेश्चन पूछती है और जल्दी जल्दी उसके आंसर देके अपना काम विद इन 5 मिनट्स आपको फिनिश हो जाता है पूरा पेमेंट वगैरह करके। उसके बाद जब आप VFS के लिए आप जाओगे तो VFS का भी अलग से एक स्टेप आपको मेल आ जाता है। RP अप्रूवल आने के बाद आपको VFS का मेल आ जाता है कि आपको मतलब एम्बेसी से, दिल्ली एम्बेसी से ही मेल आता है कि आपको VFS का बुकिंग करके आपको वहाँ पे जाना है। और VFS के अपॉइंटमेंट के टाइम पे आपको कंपलसरी फ़्लाइट का जो बुकिंग रहेगा वो भी शो करना पड़ेगा, ताकि आपको जो VFS वाले उसके अकॉर्डिंग आपको वीज़ा डी का अप्रूवल वगैरह वो दे सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको फ़्लाइट बुकिंग और इंश्योरेंस वगैरह वो सब, अगर आपका सितंबर से स्टार्ट हो रहा है तो सितंबर का ही दिखाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ये सब फ़्लाइट बुकिंग हो गया, मतलब VFS ये फ़्लाइट बुकिंग का जो है वो RP के लिए कंपलसरी नहीं है, लेकिन VFS के लिए है। VFS का जब आपका अपॉइंटमेंट रहेगा वो टाइम पे आपको जो भी आपका फ़्लाइट बुकिंग है, इंश्योरेंस वगैरह वो सब लेके जाना है। उसके बाद RP अप्रूवल ही सबसे इम्पोर्टेंट है। VFS का कोई इतना टेंशन नहीं है, मतलब वीज़ा डी का कोई इतना टेंशन नहीं है, वो आपको कंपलसरी आएगा ही विद इन 1 वीक वर्किंग डेज वो कंसिडर करके वो आपका आ जाएगा। उसके बाद आप जैसे आपका वीज़ा डी का अप्रूवल आ जाता है तो आप रेडी हो जाते हो, आपका पूरा पैकिंग वगैरह वो सब करके आप डायरेक्टली यहाँ पे फ्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे आने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट रहता है मेल्डे सेटल, मतलब सिटी रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे आपको जो भी सिटी रहेगा, वियना, लीन्स, ग्राज, इंसब्रुक, साल्सबर्ग, कोई भी सिटी रहने दो, आपको सबसे पहले आपको यहाँ पे आने के बाद सिटी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। सिटी रजिस्ट्रेशन, उसके बाद बैंक अकाउंट, यूनिवर्सिटी का जो भी आपका स्टूडेंट का जो भी एनरोलमेंट है वो सब करके आपको RP कार्ड के लिए वो सब प्रोसेस करना पड़ता है। इसके ऊपर हम अलग से व्लॉग में बात करेंगे। सो गाइस, यूनिवर्सिटी एनरोलमेंट के टाइम आपको जो भी सेमेस्टर फीस रहेगा वो पेमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद पूरा एनरोलमेंट करने के बाद कोर्स का रजिस्ट्रेशन करना होता है। स्टूडेंट ID लेके आप ऑफिशियली स्टूडेंट एज अ स्टूडेंट आप ऑस्ट्रिया में स्टडी स्टार्ट कर सकते हो। सो गाइस, यही था पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। आपको और भी कुछ डाउट्स रहेंगे कमेंट्स कर सकते हो, मुझे पर्सनली कनेक्ट भी कर सकते हो। इंस्टा से अपना ग्रुप है उसमें भी आप कनेक्ट कर सकते हो। सो गाइस, और भी अगर कुछ आपको डाउट्स है जिसके ऊपर आपको इंफॉर्मेटिव व्लॉग्स मतलब देखना चाहते हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं पूरा कोशिश करूँगा उसके ऊपर वर्कआउट करने का। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।